Assalamualaikum, good morning, good evening, good afternoon, whatever is the feasibility of time when you are watching this video. My handsome greetings to all of you. मेरे दोस्तों, my students, आपको मालूम है हम यहाँ पे जेके बॉस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। यहाँ पे हम सीरीज चला रहे थे, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। तो हमने अभी तक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री किया था। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लेक्चर किया था जिसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है इन वीडियोस का मकसद नीट जेई को अभी साइड में रखने का है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। और हम यहां क्वेश्चन आंसर टाइप कर रहे हैं, हम कोई डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बेटा टॉपिक नंबर 1 रहेगा थॉमसन्स मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल, और रदरफोर्ड्स मॉडल से पहले हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी करने जा रहे हैं, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और फिर बोहर्स मॉडल, बोहर्स थ्योरी। तो चलो मेरे साथ चलो, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज थॉमसन्स मॉडल। देखो बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, जे थॉमसन ने की थी, उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, गोल्ड सिटी ने की थी। फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम की शेप कैसी है। तो काफी सारे साइंटिस्ट्स ने अपनी अपनी राय दे दी, और हमारी एनसीईआरटी में जो पहला रिपोर्टेड मॉडल है वो है थॉमसन्स मॉडल। नाउ थॉमसन्स मॉडल नाम ही है, तो जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था। तो जे थॉमसन ने सोचा अगर एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ा सा लेट में हो गई थी, उसकी लेट डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन जब थॉमसन ने मॉडल अपना दे दिया उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। जे थॉमसन ने सोचा अच्छा भाई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, तो किस तरह का शेप होगा एक एटम का। यहां से तो एटम बहुत ही छोटा है, वो तो आप देख नहीं सकते, इवन मशीन्स भी नहीं देख सकती है। अब आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मुमकिन है कि मैग्नीफाई करके हमें पिक्चर तो मिल सकती है, लेकिन एटम का साइज बहुत छोटा है, तो हम नहीं देख सकते हैं कि एटम की शेप कैसी है। तो जे थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्या कहा था? जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम होता है वो होता है लाइक अ स्फीयर, वो एक स्फीयर होता है। जैसे एक वाटरमेलन होता है, एक तरबूजा होता है, उस तरबूजे में आप देख रहे हो कि अंदर वो रेड कलर का फ्लैशी एडिबल पार्ट होता है जिसको आप खाते हो, और बीच बीच में होते हैं वो ब्लैक कलर के सीड्स। जे थॉमसन ने कहा कि एटम कुछ इसी तरह का होता है, स्फेरिकल शेप जैसा होता है, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ इस जो ये मैं बेटा, ये जो मैंने स्फीयर ले लिया, इसमें ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूं, ये जो कलर लगा रहा हूं, आप मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है? सर, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। और बेटा याद रखो, जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम होता है, इस एटम की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, पहली बात। और इस स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द स्फीयर। जैसे मैंने यहां पे एक स्फीयर बना लिया, ये देखो, ये मैंने एक स्फीयर बना लिया, इसके अंदर यूनिफॉर्मली मैंने शेडिंग की, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे पहला पॉइंट हमने नोट किया था, ये देखिए यहां पे लिखा है एन एटम है स्फेरिकल शेप। जे थॉमसन्स मॉडल जो है पहला पॉइंट बोला था एटम का स्फेरिकल शेप है, पहली बात तो ये। दूसरी बात,
दूसरा पोस्टुलेट, एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। यानी एटम एक वाटरमेलन जैसा है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई बात समझ में? उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट कहा था कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है, इसमें negatively charged electrons are embedded in the sphere like seeds in watermelon। तो इन्होंने कहा था कि जो ये एटम होता है, एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने ये नहीं कहा था। इन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर। और इस स्फीयर में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे वाटरमेलन में वो जो रेड पार्ट होता है जिसको आप खाते हो, उसमें होते हैं ना बीच बीच में वो सीड्स। इसी तरह से थॉमसन ने कहा था एटम जो है ये एक स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइए बात समझ में? नाउ इस मॉडल में मैं यहां पे जरा रिप्रेजेंट करूं किस तरह से, आप ऐसे समझ लीजिएगा। ये देखिए बेटा, अगर बेटा ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो मैं ब्लैक कलर के डॉट्स डाल देता हूं, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इसको बेटा नाम देते हैं वाटरमेलन मॉडल, इसीलिए क्योंकि जो थॉमसन का एटम है ना, जो थॉमसन ने बोला था एटम कैसा होता है, वो बिल्कुल वाटरमेलन जैसा ही है। जिस तरह से वहां रेड पार्ट होता है, इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव स्फीयर होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जिस तरह वाटरमेलन में वो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं उस रेड पार्ट में, इसी तरह से इन्होंने बोला कि जो ये पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो है ना आपका, ये आपका थॉमसन एटम है। थॉमसन का एटम आपको ऐसे ही दिखेगा। तो याद रखो, अगर आप थॉमसन अंकल को बोलोगे एटम कैसा होता है, वो बोलेगा वो वाटरमेलन जैसा होता है, ठीक है, जिसमें अंदर पॉजिटिव स्फीयर होता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, जे थॉमसन ने अपने मॉडल में यह भी कहा था कि जो ये एटम होता है, इसका जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा नहीं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से बनाऊं स्फीयर, से फॉर एग्जांपल ये मैंने स्फीयर बनाया, ऐसा नहीं है कि एक इस पार्ट में मास ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यहां कम है, यहां ज्यादा है। नो, इन्होंने ये नहीं बोला था। इन्होंने बोला था कि जो एटम होता है, एटम के अंदर ये जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि आज के जो मॉडल्स है ये इसके अपोजिट है। आज के मॉडल्स में हम क्या कहते हैं, एटम के सेंटर में ऑलमोस्ट सारा मास कंसंट्रेटेड है। लेकिन जे थॉमसन जो है ना, उन्होंने ये नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो भी मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहां पे हमने इसको बेटा नोट किया है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, मास इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्फीयर। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जे थॉमसन ने अब बोला था कि एटम जो होता है एक स्फीयर होता है, जिसके जो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उन्होंने बोला था अब इस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई बात समझ में? अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होते हैं। याद रखिएगा, उन्होंने बोला था कि अगर ये एक एटम है, ये है पॉजिटिव स्फीयर, इस तरह से जो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज्ड है ताकि एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे अचीव हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि सारा नेगेटिव चार्ज इधर होगा तो वहां तो अट्रैक्टिव फोर्स डिस्टेबलाइज हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से अरेंजमेंट है ताकि एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट हो जाए। तो यह था हमारा थॉमसन मॉडल। तो फिर से मेरे साथ रिपीट करो, थॉमसन मॉडल क्या कहता है? एटम स्फीयर है, एटम की शेप स्फेरिकल होती है। दूसरी बात, एटम स्फीयर है और इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरी बात, इस पॉजिटिव स्फीयर में जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेटा
एम्बेडेड होते हैं और इस तरह से एम्बेडेड होते हैं जैसे सीड्स वाटरमेलन में होते हैं। एक और पॉइंट उन्होंने कहा था कि एटम जो एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, यहां मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा मास कंसेंट्रेटेड है, नो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है, उन्होंने बोला था, यहां पे देखिए मैंने नोट किया है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ मैनर सच दैट या in such a way such that most stable electrostatic force of attraction is achieved। यानी इस पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज्ड है ताकि एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अचीव हो जाए। आई बात समझ में और क्लियर हो गई बात? ओके, एक और पॉइंट मैं बताऊं, जे थॉमसन ने अपने मॉडल में यह भी कहा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या थी? अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहली बात बेटा यह है कि जो इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे, इसके बाद जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया था, जे थॉमसन के मॉडल से वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस मॉडल में कहा गया था मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बाद में वो भी गलत निकला क्योंकि सारा मास ऑलमोस्ट सेंटर पे होता है, यानी इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं। तो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज का, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रदरफोर्ड के अंडर किया गया। एक रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे, एक का नाम जीजर था, दूसरे का नाम मैरिस्डन, या कुछ लोग गिगर भी पढ़ते हैं, गिगर एंड मैरिस्डन, या जीजर एंड मैरिस्डन भी पढ़ो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड ने। किसने किया बेटा? एक किया रदरफोर्ड ने और उसके दो स्टूडेंट्स थे, एक है बेटा आपका गिगर एंड दूसरा है मैरिस्डन। दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। अगर पूछा जाएगा कल क्वेश्चन, हु परफॉर्म्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहला पॉइंट आप क्या दोगे? रदरफोर्ड एंड हिज टू साइंटिस्ट्स, टू स्टूडेंट्स, गिगर एंड मैरिस्डन। गिगर एंड मैरिस्डन रिसर्च कर रहे थे अंडर रदरफोर्ड। असली एक्सपेरिमेंट इन्हीं दो स्टूडेंट्स ने किया था। दूसरी बात, इसको क्यों अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं? क्योंकि अभी जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है। आई बात समझ में? यही कारण है इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा, क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में? देखिए बेटा, in this experiment high energetic alpha particles were bombarded on gold foil sheet। देखो क्या किया गया, ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसमें हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज को गोल्ड शीट पे बम्बार्ड किया गया। उसके बाद वहां पे कुछ ऑब्जर्व किया गया और वहां कुछ कंक्लूजन्स निकले। और याद रखना, जब ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया ना, जो यहां से ऑब्जर्वेशंस मिली और जो यहां से कंक्लूजन्स निकले, उन्हीं कंक्लूजन्स पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जिसको नाम दिया गया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आई बात समझ में? नो, तीसरी बात, और यहां पे मैंने ये नोट की है, द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो अभी तक मैंने तीन बातें बताई। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट्स गिगर एंड मैरिस्डन ने किया। दूसरी बात, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हाईली एनर्जेटिक, हाई वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड शीट पे बम्बार्ड किया गया। फिर वहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई और फिर वहां से कुछ कंक्लूजन्स निकले। उन्हीं पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। अब सर एक्सपेरिमेंट क्या था, सेटअप क्या था? देखो, मैं सिंपल भाषा में सेटअप बताऊंगा। देखो क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में।
एक लेड ब्लॉक कैविटी ली गई, इधर देखो मैं यहां पे बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल बना दूंगा। देखो बेटा, इस तरह से एक लेड ब्लॉक कैविटी ली गई, इस तरह से आप समझ लीजिएगा, ये एक लेड ब्लॉक कैविटी ली गई। लेड ब्लॉक कैविटी का मतलब लेड की बनी हुई है। आपको मतलब पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल्स है और लेड एक हेवी मेटल है, उसी की बनाई हुई ये ब्लॉक कैविटी है। इस लेड ब्लॉक के मैं लिखूंगा यहां पे, ये पीबी कैविटी है, लेड की बनी हुई एक कैविटी है। आई बात समझ में? लेड ब्लॉक कैविटी है। इसमें क्या किया गया बच्चा, देखो इस लेड ब्लॉक कैविटी में एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रखा गया, जो मैंने रेड डॉट बनाया, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। रेडियो एक्टिव सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली इमिट करती है रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। आई बात समझ में? उन एलिमेंट्स को जो नेचुरली अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में मोर देन 40 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब देखो बेटा, क्या लिया हमने? सर आपने ली लेड ब्लॉक कैविटी, लेड की बनी हुई एक ब्लॉक कैविटी। उसमें क्या रखा गया? सर उसमें आपने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखाया, आपने रेडियो एक्टिव सबस्टेंस उसमें रखा। एक ऐसा रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इसमें रखा गया बेटा जिससे इमिट होती है, जिससे निकलती है अल्फा रेज। क्या निकलती है यहां से? अल्फा रेज। अल्फा रेज जो होती है बेटा वो पॉजिटिवली चार्जड होती है। याद रखिए, हीलियम आपको पता होगी, हीलियम एटम, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। अगर आप हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे, वहां क्या बचता है? जरा मुझे बताओ। सपोज यहां पे मैंने बता दिया आपको, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, मैं इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसमें है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकालेंगे, वहां क्या बचता है? हीलियम का न्यूक्लियस, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल अल्फा पार्टिकल इसी जैसा होता है। अल्फा पार्टिकल का 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट्स मास होता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे दी जाती है, He24, यानी 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, 4 यूनिट्स मास, और इसमें एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन प्लस वाला साइन भी, क्योंकि ऐसे समझना है कि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, फिर जो हीलियम का न्यूक्लियस रहता है बिल्कुल उसी जैसा अल्फा पार्टिकल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, गौर कीजिएगा, अब हमने क्या किया? सर हमने लेड ब्लॉक कैविटी ली, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सबस्टेंस रखा, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से अल्फा रेज निकलती है, और जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेज निकलती है उनकी बहुत ही हाई स्पीड होती है। ऑब्वियसली जब हाई स्पीड होगी तो बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या किया गया? देखो बेटा यहां पे गौर कीजिएगा, फिर यहां से लिया गया एक, ऐसे में कैसे रखूं आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहां पे एक गोल्ड की शीट रखी गई। क्या रखी गई? गोल्ड की शीट। इसको मैं यहां पे लिखूं, दिस इज गोल्ड फॉइल, सोने की वरक, गोल्ड की शीट, कुछ ऐसा समझ लो। से फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, इस तरह से बीच में ये पेज है ना, इस तरह से सोने की वरक है। फिर यहां से क्या आ रही है? यहां से आ रही है अल्फा रेज। वो अल्फा रेज किसके थ्रू पास हो जाएंगी? वो तो इसी गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो जाएंगी। चलो मैं यहां पे बना देता हूं अल्फा रेज, मैं बहुत सारी अल्फा रेज बना देता हूं, कुछ इस तरह से इसके थ्रू अल्फा रेज निकलेंगी। एक सेकेंड बेटा, मैं इसका साइज कम कर देता हूं ताकि मैं मैक्सिमम रेज दिखाऊं। इस तरह से अल्फा रेज, ठीक है, इस तरह से यहां से अल्फा रेज इस तरह से पास हो जाएंगी। अभी मैंने पूरा नहीं दिखाया, बस आप ऐसे मान लीजिए, इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज इसके थ्रू पास हो जाएंगी। अभी हमें पता नहीं कि ऑब्जर्वेशन अभी नहीं मिली। अब उसके बाद क्या किया गया? यहां पीछू से रखी गई एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, और बेटा यहां रखा गया एक मूवेबल डिटेक्टर लाइक माइक्रोस्कोप हम मान सकते हैं, ठीक है। इससे हमें देखना है कि क्या क्या हो रहा है। यह है कंप्लीट सेटअप। तो क्या लिया गया? इधर देखो, पहला ये देखो, पहला क्या लिया गया? लेड ब्लॉक कैविटी। उसमें क्या रखा गया?
सर उसमें रखा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वहां से क्या निकलती है सर, वहां से निकलती है अल्फा रेज। अल्फा रेज का चार्ज क्या है सर, अल्फा रेज का चार्ज है पॉजिटिव। और वो अल्फा रेज किसके थ्रू बम्बार्ड की गई सर, गोल्ड फॉइल के थ्रू। इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी 100 नैनोमीटर के अराउंड, मतलब बहुत ही थिन पतली सोने की वर्क। और उसके बाद नीचे यहां पीछे से क्या रखा गया ऑब्जर्वेशन के लिए, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और यहां से बेटा क्या रखा गया, एक डिटेक्टर, एक माइक्रोस्कोप, इससे देखना है। यह है कंप्लीट सेटअप। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है इसको किया था रथरफोर्ड ने और उसके दो साइंटिस्ट गिगर एंड मैरिस्टन। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हाईली एनर्जेटिक, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड के शीट पे बम्बार्ड किया गया। फिर वहां कुछ ऑब्जर्व किया गया, फिर वहां से कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए जिनके बेसिस पे रथरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद देखो यहां पे क्या ऑब्जर्व किया गया, अब मैं बता देता हूं। जब यह एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया ना कीनली, तो उन्होंने क्या देखा, पहला पॉइंट उन्होंने देखा बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के थ्रू स्ट्रेट जाती है। मतलब जब यहां से इधर देखो, यहां से वापस आ जाओ, ये जो गोल्ड फॉइल है ना, जब इसके थ्रू पास हो जाती है ना अल्फा रेज, फिर डिटेक्टर से देखा गया कि तकरीबन 99% जो है उससे भी ज्यादा अल्फा रेज सीधे पास होती है, उनकी कोई डेविएशन और डिफ्लेक्शन नहीं होती। यह पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन यह थी कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेंड होती है, डिविएट होती है। डिटेक्टर से देखा गया, गोल्ड फॉइल के पीछे देखा गया कुछ ऐसा। देखो मान लीजिए यहां से फ्रंट से आ रही है अल्फा रेज, फिर जब यहां ऑब्जर्व किया गया ना पीछे से, तो यहां ऑब्जर्व किया गया कुछ तो स्ट्रेट चली जाती है, बहुत सारी स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चल जाती है, और कुछ अल्फा रेज ऐसे डिविएट होती है, बेंड हो जाती है। आई बात समझ में। और एक और ऑब्जर्वेशन ये मिली कि बहुत ही कम 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बेटा वो वापस 120 डिग्री एंगल पे आती है। तो 3 ऑब्जर्वेशंस इस एक्सपेरिमेंट में मिली। इस एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशंस मिली। पहली ऑब्जर्वेशन कि गोल्ड फॉइल के थ्रू मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज स्ट्रेट विदाउट एनी डिविएशन पास होती है, उनकी कोई डिविएशन नहीं होती। दूसरा यह देखा गया कि कुछ अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स बेंड होती है एट सर्टेन एंगल्स। और एक ऑब्जर्वेशन मिली कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो 120 डिग्री एंगल बनाती है। अब यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपको ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए कुछ पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इधर देखिए, देखिए बेटा मैं आपको ये बता देता हूं। सपोज अगर ये देखिए बेटा, एक सेकेंड, सपोज करते हैं अगर ये एक गोल्ड शीट है, गौर कीजिएगा। ओ शिट, हां देखिए बेटा यहां देखिए, से सपोज करते हैं अगर ये एक गोल्ड शीट है, ठीक है। इस गोल्ड शीट के थ्रू जब अल्फा पार्टिकल्स पास होती है, तो ये कॉमन सेंस है, ये गोल्ड शीट एटम्स की बनी है। तो बेसिकली ये एटम जो होता है, अल्फा रेज जो है वो उसी एटम के थ्रू ही पास होती है। फिर देखा गया कि जब अल्फा पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम्स के थ्रू पास होती है, बहुत सारी अल्फा रेज जो है वो सीधे स्ट्रेट पास होती है ऐसे, और कुछ अल्फा रेज ऐसे बेंड हो जाती है, और कुछ अल्फा रेज वापस आ जाती है इस तरह से 180 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब देखिए वही ऑब्जर्वेशंस हमने यहां पे नोट की है। सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट? ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, जैसे कि मैंने यहां पे बताया हुआ है। इधर देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेटा, इसमें देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वो सीधे स्ट्रेट पास हो जाती है। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? सम अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। मैंने अभी बोला कुछ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू सर्टेन एंगल्स बेटा डिविएट हो जाती है। यही कारण है इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि अल्फा रेज की स्कैटरिंग हो जाती है। यह दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज गॉट डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री।
तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस, ये बेटा एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट आर द कंक्लूजन। तो बताओ, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल थ्रू द गोल्ड शीट विदाउट एनी डिविएशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट स्कैटर्ड, गॉट डिविएटेड एट डिफरेंट एंगल्स। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट बाउंस्ड बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, जिन्होंने एंगल कितना बनाया था? 120 डिग्री। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है इधर देखिए, मैं आपको समझाता हूं। अब कंक्लूजन गौर से बेटा क्या देखा गया। से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं पहले एक एटम बना देता हूं। मान लीजिए ये एटम है सी, और इस एटम के थ्रू ही अब क्या पास होती है बेटा? इसी के थ्रू अल्फा रेज पास, कुछ तो स्ट्रेट ऐसे, कुछ तो क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज स्ट्रेट चली जाती है। अच्छा, कुछ अल्फा रेज बेंड हो जाती है इस तरह से, और बहुत ही कम अल्फा रेज वापस आ जाती है 120 डिग्री एंगल पे। ऐसा क्यों हुआ होगा? रदरफोर्ड ने इसका आंसर बता दिया। रदरफोर्ड ने कहा बेसिकली ये एटम जो है, जब हम इसके थ्रू अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज इसीलिए स्ट्रेट चली जाती है क्योंकि जो एटम है वो लार्जली एम्प्टी स्पेस है, वो लार्जली एम्प्टी स्पेस है। यानी एटम जो है, एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, बहुत सारा वॉल्यूम खाली है, इसीलिए जब यहां से अल्फा रेज गई वो स्ट्रेट पास हो गई। दूसरा उन्होंने बता दिया कि अब ये जो अल्फा रेज यहां से बेटा डिविएट हो गई। क्यों डिविएट हो जाएंगी? देखो, जब यहां से अल्फा रेज आ गई, इनका चार्ज क्या है? पॉजिटिव, फिर ये एटम के थ्रू पास हो गई। एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज भी पॉजिटिव है। अब रदरफोर्ड ने सोचा कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन है ये एटम के अंदर एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स जो है एटम के अंदर, ये सेंटर में सारे के सारे कंसंट्रेटेड है। यही कारण है जब यहां से अल्फा पार्टिकल जा रही है, वो जब सेंटर के नजदीक जाती है, वह पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल कोर होता है, फिर अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव, उनके बीच में रिपल्शन होती है और डेविएशन होती है। आपको समझ में आई बात? तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है ना, अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग हो रही है, इसका काज क्या है? इट इज द रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है? पॉजिटिव, एंड प्रोटॉन्स, हम ऐसे कह सकते हैं, एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अब हमें कंक्लूजन्स देने हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन यहां पर बताई हमने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। तो मुझे बताइए इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एन एटम, क्योंकि एटम में बहुत सारी जो वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, खाली पड़ी हुई है। दूसरा कंक्लूजन क्या था? यहां देखो, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय सर्टेन एंगल्स। ऐसा क्यों? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज इन एन एटम, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे जमा हुआ है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, जब वो एटम के थ्रू जाती है तो वहां रिपल्शन होती है। अच्छा, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल वापस क्यों आए? बहुत ही कम। देखो, अगर मेरा इतना बड़ा हाथ का साइज है, फिर यहां से अल्फा पार्टिकल्स आती हैं, जितना साइज बड़ा होगा उतनी अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाएंगी। अब मान लीजिए ये छोटा है, तो अगर ये छोटा साइज का है तो अब जब अल्फा पार्टिकल इसको टकराएंगी तो बहुत कम वापस आएंगी। मतलब एटम के अंदर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो सारे के सारे प्रोटॉन है, ये बहुत ही छोटे रीजन में कंसंट्रेटेड है। यही वजह है जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स जा रही है ना, तो बहुत कम वापस आ रही है। तो इसका हमने यहां पे कंक्लूजन निकाला, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट सेंटर। आई बात समझ में? तो ये था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये थी इसकी 3 ऑब्जर्वेशंस और ये थे इसके 3 कंक्लूजन। और यहां पे याद रखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा?
रदरफोर्ड ने कहा ये जो एटम है इसके अंदर जो ये सेंटर वाला पोर्शन है इसी में सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं, इसी में सारे के सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका साइज जो है बहुत ही छोटा होता है और इसका नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम का जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी किसने की, किस एक्सपेरिमेंट में की, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में की गई। और उसके बाद आपका आंसर यह होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियस है ये रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में की। नाउ अब इसी बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। अब देखो क्या मॉडल है, बड़ा सिंपल है। नाउ अब देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है। अब आप इसको आप खुद ही कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं होगी। ऑन द बेसिस, देखिए बेटा यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ अब ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस मिली और जो वहां से कंक्लूजन्स निकाले गए, रदरफोर्ड प्रपोज्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस पे और वहां से जो कंक्लूजन निकले ना, वहां कंक्लूजन से एक नया मॉडल दे दिया जिसको हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो क्या बोल रहा है रदरफोर्ड्स मॉडल? बहुत ही सिंपल। पहला पॉइंट, the positive charge and most of the mass of atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of an atom was called nucleus by Rutherford. तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एटम का सारा मास होता है वो एटम के सेंटर वाले पोर्शन में सारा का सारा कंसंट्रेटेड है और उस पोर्शन को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला था रदरफोर्ड ने? देखिए बेटा, the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. Thus, Rutherford's model resembles the solar system in which nucleus plays the role of sun and the electrons that revolve around planets. देखो रदरफोर्ड ने अब कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, वहां पर सारे प्रोटॉन्स, वहां पे सारे न्यूट्रॉन्स, वहां पे ही सारा मास और सेंटर वाले पोर्शन को नाम दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी स्पेस बचता है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह से ये देखो सोलर सिस्टम में बीच में क्या होता है? सन। ये देखो ये बीच में सन है और इस सन के अराउंड क्या होते हैं? प्लैनेट्स, वो रिवॉल्व करते हैं इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये बेसिकली रदरफोर्ड का मॉडल कुछ सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर होता है। सोलर सिस्टम में सेंटर में क्या होता है? सन, और सराउंडिंग में क्या होता है? प्लैनेट्स। वो प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में। इसी तरह से रदरफोर्ड मॉडल जब हम पढ़ेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सेंटर में सन, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। हालांकि ये कंपैरिजन इलॉजिकल है लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे। Point number third, electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है और जो सेंटर में न्यूक्लियस है, they are held together by strong electrostatic force. अब हमें पता है जो हमारा रदरफोर्ड अंकल है उन्होंने बोला एटम जो है, एटम कुछ इस तरह से स्फीयर है और सेंटर में क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है। अब ये क्या है? ये है न्यूक्लियस और ये क्या पार्ट है? दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। और जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है, इस सेंट्रल वाले पार्ट में क्या होते हैं? इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और होते हैं सारे के सारे
न्यूट्रॉन्स। हालांकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो गई थी, लेकिन बहुत रदरफोर्ड ने बताया था पहले ही कि पूरा का पूरा मास जो एटम का होगा वो सेंटर में ही होगा, और इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। और यहां इस वाले पार्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन, ये न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ बाइंड है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ हद तक बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की। अब उन्होंने बताया एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है, सारा मास एटम का न्यूक्लियस में ही होता है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। एक थ्योरी है दैट्स कॉल्ड एज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, वो इमिट करता है एनर्जी। मैं आपको यहां पे समझाता हूं, अगर मुझे जगह होगी। से इधर देखिए आप बेटा, मैं यहां पे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास अगर जगह मिले। इधर देखिए, बात को समझ लीजिएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, से फॉर एग्जांपल मैं यहां से बनाऊं, से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। सिंस इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज्ड पार्टिकल है, दैट मींस इसका चार्ज है और ये मोशन में भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज्ड पार्टिकल है। अगर चार्ज्ड पार्टिकल है, इसके साथ कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है ये मोशन में है, चार्ज्ड पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन, उसके साथ एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है, मोशन में भी है, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? अब देखेंगे। देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, उसकी डायरेक्शन मान लीजिए यहां से लेंगे हम, और एक होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये यहां पे इसकी डायरेक्शन है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट पे है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा तो फिर वेलोसिटी वेक्टर, इसका कंपोनेंट डायरेक्शन इस साइड में होगी। जब इधर आएगा तो डायरेक्शन यहां हो जाएगी, अगर इधर पहुंचेगा तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज्ड पार्टिकल है, मोशन में भी है, और ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बोला गया, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो बेटा वो एनर्जी रेडिएट करता है, वो एनर्जी बाहर फेंकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मुझे बताओ, ये एटम का न्यूक्लियस है, सपोज यहां इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करता रहेगा, ये एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, इसकी एनर्जी कम 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 होती जाएगी, और ये फाइनली न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो फिर ये कहां का एटम हुआ, ये कहां का स्टेबल एटम हुआ। यही मकसद है कि ये जो रदरफोर्ड है, ऑल्दो इसने बताया सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है बेटा, चलो ये पहला, ये देखो बेटा, ये था हमारा पहला ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरी बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो अगर हम एक बल्ब लेंगे, उस बल्ब में हाइड्रोजन गैस लेंगे, फिर वहां से जो रेज निकलेंगी उसको प्रिज्म के थ्रू, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, मैं यहां पे बता देता हूं। सपोज ये लिया हमने एक बल्ब, इस बल्ब में हमने भर दिया हाइड्रोजन गैस, यहां पे हमने दी करंट, यहां से निकलती है रेज,
फिर यहां लिया हमने प्रिज्म, फिर यहां से हो जाएगी ओवली डिस्पर्शन हो जाएगी, यहां से मान लीजिए हम लेंगे कोई स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो फिर यहां पे क्या होता है, यहां पे बहुत सारी लाइन्स आ जाती है, बहुत सारी सीरीज ऑफ लाइन्स आ जाती है। जैसे आप अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हो तो वहां 7 कलर्स का बैंड बन जाता है ना, बैंड ऑफ 7 कलर, जिसको आप स्पेक्ट्रम कहते हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस को बेटा आप किसी बल्ब में लोगे, फिर यहां से करंट दोगे, फिर वहां से रेज निकलेंगी, उन रेज को आप प्रिज्म के थ्रू डालेंगे, फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें काफी सारी सीरीज होंगी लाइन्स की, लेकिन वो रदरफोर्ड के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता है। उसके बाद एक और बेटा ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऑल्दो रदरफोर्ड ने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन किस तरह कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने नजदीक होते हैं, जैसे आज हम कहते हैं पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, यह कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने नहीं दिया। आई बात समझ में? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक यहां पे है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? देखो बेटा, यहां पे मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेम्स मैक्सवेल या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ऑल्दो ये बहुत ही लंबी थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिजिक्स में एक कंप्लीट चैप्टर है, लेकिन हमें एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, 2 मार्क्स वाला या 3 मार्क्स वाला, उतना ही स्पेसिफिक रहेंगे। तो बेटा मैंने बोला एक साइंटिस्ट है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहा कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल भी है, यहां से मोशन में भी है, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल क्रिएट करता है, ये बेटा फिर ट्रांसमिट भी हो जाता है। और जब ये ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आप ऐसे मान लीजिए, ये देखो ये पेन है, इसको मान लीजिए चार्ज्ड पार्टिकल, ये चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में, ऐसे देखो ये चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है। तो अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया बेटा, ये फिर ट्रांसमिट भी हो जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जेम्स मैक्सवेल ने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये बेटा प्रोपेगेट होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट आगे आगे प्रोपेगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और उन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का प्रोपेगेशन है। आई बात समझ में? तो अगर हम यहां पे देखेंगे, मैंने नोट किया है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ही सजेस्टेड, इधर देखिए बेटा क्या सजेस्ट किया उन्होंने, ही सजेस्टेड, एक सेकेंड मैं हाइलाइटर को चेंज करता हूं, ही सजेस्टेड, एक सेकेंड बच्चा मेरा, देखिए, he suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating current, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted। जो मैंने आपको अभी समझाया, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो गया ये ट्रांसमिट भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस कहते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी ना, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो यहां पे आप नोट करते जाइएगा। ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय जेम्स मैक्सवेल ने दी थी ये थ्योरी। उस थ्योरी का नाम क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी जेम्स मैक्सवेल ने, उसमें ही बता दिया। क्या बताया? He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called electromagnetic waves या electromagnetic radiation. आई बात समझ में? तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। नाउ इस तरह से देखो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें देखो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन आप इसको मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो बिल्लू से ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां से ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिट हो रही है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। आई बात समझ में? जैसे अगर एनर्जी मतलब पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में अब ये ट्रांसमिट हो जाएगी, ऐसे, दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। आई बात समझ में? नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात देखो, यहां पे पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस बात है, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? ये फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसी का प्रोपेगेशन होता है, एनर्जी का प्रोपेगेशन है और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field which are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation. अब इसको समझना है। अगर मेरे पास यहां पे पेन 2-3 होते मैं आपको बता देता। इधर देखिए, आप समझ लीजिए। देखो, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टुवर्ड्स यू, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वेव आगे बढ़ेगी इसी डायरेक्शन में, एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिट हो जाएगी इसी डायरेक्शन में। इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए व्हाट, देखो ये कौन सा है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इनमें भी 90 डिग्री एंगल। मैग्नेटिक फील्ड जो है और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है टुवर्ड्स यू, समझिए ना, ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, देखो इधर भी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ेगी, एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, फील्ड ट्रांसमिट हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर आप देखोगे ना, इन सब में 90 डिग्री एंगल है। ये देखो, इसके बीच में और इसके बीच में 90, इसके बीच में और इसके बीच में 90, इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री। यही पहला वाला पॉइंट यहां पे लिखा है प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जैसे यहां पे भी नीचे लिखा हुआ है, आप जरा देखिए, ये कौन सा फील्ड है? ये इस तरह से, ये कौन सा फील्ड है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये कौन सा फील्ड है? इस तरह से अगर मैं बताऊं, ये कौन सा फील्ड है? ये देखिए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल है, चलो ऐसे बनाएंगे। ये कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिए ये कौन सा है? ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इन सब के बीच में 90 डिग्री एंगल है। आई बात समझ में? आप देखिए ना, देखिए यहां पे देखिए आप, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में 90 डिग्री एंगल है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे गौर से बेटा यहां पे देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यहां देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक सेकंड बच्चा, लेट मी चेंज कलर। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, ये साउंड वेव है, इसके लिए मीडियम चाहिए क्या?
एयर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होनी चाहिए, प्रेशर चेंज। अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या इसको भी किसी मीडियम की जरूरत है? नो। अगर वैक्यूम होगा ना, वैक्यूम के थ्रू भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर सकती है। तो यही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपेगेट होने के लिए, चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम के थ्रू भी पास हो सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर चार्जलेस एंड डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो पॉजिटिवली चार्जड है कि नेगेटिवली चार्जड? उनका भाई कोई चार्ज होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। मेरे सामने बल्ब है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। तो अगर बैटरी लगी होगी तो सारे के सारे या तो पॉजिटिव के टर्मिनल के टुवर्ड्स या तो नेगेटिव के टर्मिनल। तो ट्रांसफार्मर लगा दोगे पॉजिटिव नेगेटिव तो सारा सनलाइट एक साइड से चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इधर देखिए, अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, से फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मान लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और अगर यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, न तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगी, न तो वो टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगी। नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है, क्योंकि इनका कोई चार्ज नहीं होता है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, all electromagnetic radiations travel with the speed of 3 into 10 to the power 8। बेटा ये जो है ना, ये है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज विद द स्पीड ऑफ लाइट। अरे लाइट की स्पीड क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो इसी स्पीड के साथ चलती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, गॉट इट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज है, हो सकता है 2 मार्क्स 3 4 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम के थ्रू भी पास हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करेंगी विद द स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, देखो इसके बाद टाइम पीरियड भी है, इसके बाद वेलोसिटी भी है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। सपोज करते हैं अगर ये मान लीजिए वेव है, इस वेव को अगर डिफाइन करना है, इस वेव को अगर डिस्क्राइब करना है, तो हम इस वेव की ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। एक और है, मैं फिफ्थ लिखूंगा, फिफ्थ वन दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, सिक्स्थ वन दैट्स कॉल्ड एज टाइम पीरियड। मगर मैं बेटा बोर्ड के लिए सिर्फ इन 2 पे फोकस, इन 4 पे फोकस करूंगा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ये 4 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम वेव की वेवलेंथ पढ़ेंगे क्या होती है, एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे क्या होती है, और वेव नंबर पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस वेव को देखिए, अगर आप स्क्रीन पे हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं 1 साइकिल कितना होता है। सी फॉर एग्जांपल बेटा ये एक वेव है, एक सेकंड मैं चेंज करता हूं, से फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, आप समझ लीजिए ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना वेव का, इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट, और ये जो मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम नाम देते हैं ट्रफ। क्या देते हैं? ट्रफ। और बेटा एक क्रस्ट और एक ट्रफ, मतलब ये कंप्लीट, ये देखो ये इतना इतना, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसको हम कहते हैं 1 साइकिल। क्या कहते हैं? 1 साइकिल। अब मैं यहां पे बेटा नोट करूं, देखो बेटा ये जो है ना, ये बीच में सेंट्रल लाइन है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, इधर देखिए बेटा, ये जो है ना, ये जो मैंने डाली, ये सेंट्रल लाइन है,
और यहां पे मैंने दिखाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी इसी में, यहां से देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब देखिए बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला मीन पोजीशन से अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहेंगे हम? इनको हम कहेंगे क्रस्ट्स। ये क्रस्ट्स होते हैं। ये देखो, ये भी क्या है आपका? ये क्रस्ट है। ये क्या है आपका? सर ये क्रस्ट है। सो व्हाट इज क्रस्ट? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद जो ये आपको नीचे, मैं चेंज करता हूं कलर, ये देखिए ये जो नीचे है ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। इसको बेटा हम क्या कहेंगे? इसको बेटा हम नाम देंगे ट्रफ। सो व्हाट इज ट्रफ? इट इज द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बताइए जल्दी से, व्हाट इज क्रस्ट? जरा मुझे बताइए व्हाट इज क्रस्ट। यहां से मुझे बता दीजिएगा व्हाट इज क्रस्ट। मैं यहां पे लिखूं व्हाट इज क्रस्ट। सबसे पहले क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ओके, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है क्रस्ट। एंड व्हाट इज ट्रफ? इट इज द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। मैं लिखूं यहां पे, इट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। इट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ओके बेटा, अब देखिए वन साइकिल कितना होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसको हम क्या कहते हैं? वन साइकिल, या बेटा इसको वन वेव कहते हैं। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चले ठीक है। तो ये यहां पे वेव बनाई है मैंने। इसमें आप देखिए जो येलो कलर से जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इनको मैंने हाईलाइट किया। ये क्रस्ट होता है और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ये ट्रफ होता है। अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यहां पे, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? अब समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए बेटा, ये है क्रस्ट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, और इसका जो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट है, इसका जो एडजेसेंट, ये देखिए ये है इसका कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बेटा वेवलेंथ कहते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है, क्या इसको मैं कह सकता हूं डिस्टेंस? ये जो है ना, यहां से यहां तक, ये देखिए एक सेकेंड बेटा, यहां से ये देखो, ये वाला पोजीशन और ये वाला, ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स के बीच का डिस्टेंस है, इसी को बेटा वेवलेंथ कहते हैं। या देखो बेटा, ये क्या है? ट्रफ। इससे लेकर इस तक जो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स होंगे उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको भी हम क्या कहेंगे? लैम्ब्डा, यानी कि वेवलेंथ। सो हाउ यू विल डिफाइन द वेवलेंथ? शाबाश, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। आई बात समझ में? दो कॉन्जिक्यूटिव, यानी क्या, ऐसा नहीं है कि पहला क्रस्ट फिर 15 के बाद जो वाला क्रस्ट होगा, नो, जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे एक के बाद जो दूसरा क्रस्ट आएगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। या जो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का जो सिंबल है दैट इज लैम्ब्डा। वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा, ठीक है, लैम्ब्डा। और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? सर यूनिट्स होंगे ऑब्वियसली डिस्टेंस के, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, नाइनोमीटर होगा, है कि नहीं, माइक्रोमीटर होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, पिकोमीटर होगा। तो वेवलेंथ क्या होती है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स के बीच में डिस्टेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस। आई बात समझ में? और यूनिट क्या है इसका? मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। और यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूं बेटा, जब भी वेवलेंथ पे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पे अक्सर या तो एंगस्ट्रॉम में यूनिट दिया होता है या तो नाइनोमीटर में। और याद रखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। 1 नाइनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर, और 1 पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर। ये तीन चीजें याद रखो। अगर आपको बेटा क्वेश्चन आएगा वेवलेंथ निकालनी है, से फॉर एग्जांपल अगर आपको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर, इसी हिसाब से कन्वर्जन कीजिएगा।
ठीक है ना। सपोज अगर आपका मान लीजिए वेवलेंथ आया 50 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर -10 मीटर। आई बात समझ में? दिस सो सिंपल। सो वेवलेंथ क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। देखो बेटा, से फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, ये देखिए ये एक वेव है, ये मीन पोजीशन है, इधर देखिए ये मीन पोजीशन है। अगर मैं देखो क्रस्ट का मैक्सिमम हाइट कहां आता है, इधर, ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर हम ट्रफ लेंगे तो मैक्सिमम डेप्थ किधर आ जाएगी, इस पॉइंट पे, तो इसको बेटा एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो अब ये बड़ा सिंपल है, शाबाश। क्या होता है जरा मुझे बताइएगा अब। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जैसे कि इधर देखो जो मैंने डायग्राम दी, यहां पे दिखाया गया है, ये वाला, ये देखिए, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट है, ये जो है ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। इसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। इसको भी क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा? एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा? सर ये तो डिस्टेंस है, तो इसके यूनिट्स भी होंगे मीटर, इसके भी होंगे सेंटीमीटर, यानी यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस के यूनिट्स होंगे वही एम्पलीट्यूड के भी यूनिट्स होंगे। चलो उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? देखो बेटा, मान लीजिए ये एक वेव है, इधर देखिए बेटा, मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक वेव है, एक साइकिल है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया हमने। इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये कितनी वेव्स पास हो जाएंगी एक सेकंड में? यानी एक वेव एक पॉइंट के थ्रू, एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू एक सेकंड में कितने वेव्स पास हो जाएंगे? मैं फिर से कहता हूं, सपोज ये एक पॉइंट है, एक सेकंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू एक पर्टिकुलर वेव्स जो है वो कितनी पास हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सी बेटा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज ये मान लीजिए ये है एक पॉइंट, ये है वेव। एक सेकंड में ये जो वेव है कितनी वेव्स इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास हो जाएंगी, दैट्स कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। सो यही डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ वेव्स आर साइकिल्स पासिंग through a particular point in 1 second is known as frequency। यानी एक पॉइंट के थ्रू एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सपोज इधर देखिए, एक सेकंड बच्चा, सपोज ये एक वेव है, ये देखिए ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है। एक सेकंड बच्चा, सपोज ये एक छोटी वेव है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, और ये एक बड़ी वेव है। मान लीजिए ये बड़ी वेव है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसका लैम्बडा बहुत कम है, इसका लैम्बडा बहुत ज्यादा है। यहां भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, यहां भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे। बताओ एक सेकंड टाइम में, यहां भी एक सेकंड टाइम में कौन सी वेव ज्यादा पास हो जाएंगी, ये वाली कि ये वाली? केस ए और केस बी। देखो बेटा गौर कीजिएगा, सपोज मेरे पास ये है, ये इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। ये भी इस पॉइंट के थ्रू पास हो जाएगी, ये भी इस पॉइंट के थ्रू पास हो जाएगी। तो बताइए एक सेकंड में कौन सी वेव ज्यादा पास हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू? आप तो एकदम से आंसर बताएंगे, सर ये जो है पहला वाला केस, इसमें वेवलेंथ छोटी है, तो एक सेकंड में ये ज्यादा वेव्स पास हो जाएंगी। इसकी वेवलेंथ जो है केस दूसरा, इसमें वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये एक सेकंड में बहुत कम वेव्स पास हो जाएंगी। तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी हाई आएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी। जैसे कि यहां पे ये देखो ये इसमें वेवलेंथ देखो, इसमें वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और इसमें वेवलेंथ बहुत कम है। तो अगर ये एक पॉइंट लेंगे, गौर कीजिएगा जरा, इधर देखिए ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये वाली वेव्स भी पास हो जाएंगी, ये वाली पास हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू।
यहां भी टाइम 1 सेकंड, यहां भी टाइम 1 सेकंड। तो बताओ किस पॉइंट के थ्रू 1 सेकंड में ज्यादा वेव्स पास हो जाएंगी? आप तो सीधे बोलेंगे सर जो ये वाला है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, ये वेव ज्यादा पास करेंगी 1 सेकंड में थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है ना बच्चा? तो ये थी हमारी फ्रीक्वेंसी। और आपको ये भी पता होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट होती है। न्यू, ये याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख के रखता हूं। ये देखिए बेटा, मैं लिखता हूं यहां पे सिंबल जो है फ्रीक्वेंसी का, इसका सिंबल है न्यू और रिप्रेजेंटेशन है ऐसे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको न्यू कहते हैं। और न्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। न्यू इक्वल टू 1/t। तो न्यू विल बी इक्वल टू, बताइए टाइम का यूनिट क्या होता है सर? सेकंड। तो क्या ये न्यू का सेकंड इनवर्स बनेगा? यस। और इसी सेकंड इनवर्स को हम बेटा हर्ट्ज कहते हैं। तो जो यूनिट है ना फ्रीक्वेंसी का, दैट इज हर्ट्ज, दैट इज हर्ट्ज। ठीक है, फिर से मैं कहता हूं न्यू इक्वल टू 1/t, 1 टाइम पीरियड। तो न्यू इक्वल टू 1/t, t इज टाइम, इसका यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स बनेगा, इसी सेकंड इनवर्स को हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज। आई बात समझ में? सो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हर्ट्ज किसके बराबर होता है? शाबाश, हर्ट्ज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में? कितनी वेव्स पर सेकंड? 10 पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड, यही होता है पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। नाउ उसके बाद एक और टर्म है, दैट्स कॉल्ड एज द वेव नंबर। व्हाट्स वेव नंबर? समझना गौर से। सपोज करते हैं ये मैंने ली है एक वेव, इसकी वेव लेंथ है 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है, वेव लेंथ मतलब यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, यही तो वेव लेंथ है। सपोज ये है 0.50 सेंटीमीटर। अब मेरे पास है यहां पे एक लाइन, इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सी, ये एक लाइन है। सॉरी, मैं इसको यहां से सपोज करते हैं ये एक लाइन है। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, ये डिलीट होता है। अभी मेरा पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो गया इसको चलाने में, फिर भी आप कंप्रोमाइज कर सकते हो। देखिए बेटा, ये एक लाइन ली मैंने, ये एक लाइन ली। सपोज करते हैं ये जो लाइन है इट इज ऑफ यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर, और ये एक वेव है, इसकी है 0.50 सेंटीमीटर। बताओ ये कितनी वेव्स इसमें एडजस्ट हो जाएंगी? जरा मुझे बताओ। सपोज ये एक वेव है, इस वेव की जो वेव लेंथ है दैट इज 0.50 सेंटीमीटर, और यहां पे मैंने एक यूनिट लेंथ ली 1 सेंटीमीटर। बताओ इस 1 सेंटीमीटर में इस जैसी कितनी वेव्स आ जाएंगी? आप कहेंगे सर सिंपल है, 0.5 प्लस 0.5 हो गया 1, मतलब इसमें ये कितनी आ सकती है? 2 ही आ सकती है। तो एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स है, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। आई बात समझ में? एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव लेंथ्स है, कितनी वेव्स है, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। तो वही हमने यहां पे बेटा अंडरस्टैंड किया है और लिखा है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द वेव नंबर। तो अब मुझे बताइए मैं यहां पे क्या फॉर्मूला लिखूं? अच्छा, सिंबल क्या है इसका? पहले लिखो बेटा सिंबल। व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेव नंबर? शाबाश, वो है बेटा न्यू बार। इसको मैं लिखूं, दैट इज न्यू बार। और ये किसके बराबर होता है? 1/λ। सिंपल सी तो बात है, 1/λ। इस 1/λ इसको हम एनसर्कल करेंगे बच्चा, ये देखिए 1/λ। तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा? न्यू बार वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? अरे 1/λ क्या है? मीटर। तो आ जाएगा ना मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आई बात समझ में? तो एक यूनिट लेंथ में सपोज 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होंगी, दैट्स कॉल्ड वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में कितनी पर्टिकुलर वेव्स होंगी, दैट्स कॉल्ड एज द वेव नंबर। आई बात समझ? तो हमें देखो वेव नंबर को निकालने के लिए पहले हमें डिस्टेंस कितनी है हमारे पास?
यूनिटी 1 सेंटीमीटर डिवाइड करना है हमें वेवलेंथ से। आई बात समझ में? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? बेटा आपको मालूम है नेचर में अगर हम सन को ही लेंगे, सन से बहुत ज्यादा तरह की रेडिएशन आती है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। बल्ब है ये, यहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती है। कोई हॉट बॉडी होगी उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अगर देखा जाए नेचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। जैसे हमारे पास है गामा रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, हमारे पास है रेडियो वेव्स। तो अगर हमारे पास कॉस्मिक वेव्स है, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ डिफरेंट है। आप मुझे समझ रहे हो ना? हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जितना भी रेंज आता है, एनर्जी का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज, वेवलेंथ का रेंज, हम तमाम रेडिएशंस को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आई बात समझ में? या तो हम रखेंगे सपोज यहां पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर ऐसे ही अरेंज करेंगे तो यहां पे लीस्ट एनर्जेटिक, यहां पे हाई वेवलेंथ, यहां पे लो वेवलेंथ। आई बात समझ में? तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? शाबाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इट इज द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। सिंपल तो है। जैसे मैं यहां पे आपको बताऊं, यहां पे आपको मिलेगा, इधर देखिए, ये है गामा रेज, ये है एक्स रेज, ये है अल्ट्रावायलेट, ये है इंफ्रारेड, ये है मान लीजिए रेडियो वेव्स। आई बात समझे? हमने क्या किया, हमने इनको यहां पे अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये जो गामा रेज है ना, यहां पे इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज मैक्सिमम, इनकी जो वेवलेंथ है लैम्ब्डा जो है दैट इज मिनिमम। और अगर हम यहां पे रेडियो वेव्स की बात करेंगे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है म्यू जो है दैट इज मिनिमम और इनकी जो वेवलेंथ है दैट्स मैक्सिमम। और इसी ऑर्डर में हमने इनको रखा है। ये जो यहां पे फुल रेंज मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इट इज अ फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब देखिए, सपोज यहां पे आपके सामने ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, यहां पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। मैं भी एक लिस्ट बना देता हूं कौन कौन सी है। इधर देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो यहां पे है, जो पहला है, मैं नोट करता हूं इसको, एक सेकंड बेटा, से जो पहला है ये देखिए मैंने बॉक्स किया, गामा रेज। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये जो गामा रेज है ना, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है 10 to the power 20 to 10 to the power 24। ठीक है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये जो गामा रेज है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उनकी एनर्जी भी क्या होती है? मैक्सिमम, एनर्जी ज्यादा होगी। और वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ होगी मिनिमम। उसके बाद में लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला जो है, जरा मुझे बताइए लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है रेडियो वेव्स। दिख रहा है जिसको मैंने सर्कल किया। अब जो ये लास्ट वाला है, यहां पे आपको मिलती है फ्रीक्वेंसी 3 into 10 to the power 11, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है,
तो यहां पे मैं नोट कर सकता हूं जो आपकी रेडियो वेव्स है इनकी फ्रीक्वेंसी है मिनिमम, इनकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा, वो भी होगी मिनिमम, और इनकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। अब देखो टॉप पे क्या है, गामा, गामा से भी ऊपर कॉस्मिक होती है, ठीक है। तो टॉप पे क्या है, यहां पे गामा, तो ये है आपकी गामा रेज, और ये क्या है आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है ना। अब गामा रेज और रेडियो वेव्स से जब आप जाओगे गामा रेज टू रेडियो वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती जाती है, एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, और वेवलेंथ क्या है, वो बढ़ती जाती है। जैसे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा, सबसे हाईएस्ट एनर्जी गामा, उसके बाद नीचे आइए एक्सरे, उनकी फ्रीक्वेंसी गामा से कम होगी। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, एनर्जी भी कम होती जाएगी, और बेटा वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। कल को क्वेश्चन आएगा, बताओ इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी, लोवेस्ट एनर्जी किसकी। तो ये बेटा आपको याद रहना चाहिए। ये बात समझ में क्लियर हो गई बात। चलो, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है जो आपके बोर्ड के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है इसको मैक्सवेल ने दिया था, सॉरी मैक्स प्लैंक ने दिया था, मैक्स प्लैंक ने दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। अब देखिए ये क्या है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, शॉर्ट में मैं टू द पॉइंट आंसर बताऊंगा। देखिए बेटा, मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरा मोबाइल है, मान लीजिए यहां से मैंने इस फ्लैश को ऑन किया, गौर कीजिएगा, मैंने इस फ्लैश को ऑन किया, देखिए अब यहां से निकलती है एनर्जी। चाहे आप कोई हॉट बॉडी ले लो, चाहे कोई बल्ब ले लो, चाहे सन ले लो, या कोई भी बॉडी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कह रही है जब भी किसी सोर्स से एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ये एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स या पैकेट्स होती है। उन बंडल्स और पैकेट्स को नाम देते हैं क्वांटम, और एक एनर्जी बंडल को क्वांटम कहते हैं, और क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी बंडल ऑफ लाइट उसको फोटॉन कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा अगर किसी सोर्स से एनर्जी निकलती है या अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये एनर्जी बंडल्स में इमिट होती है, पैकेट्स में इमिट होती है, या ये बंडल्स में एब्जॉर्ब होती है या पैकेट्स में इमिट होती है। तो वही पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज इमिटेड, यानी इस थ्योरी के हिसाब से जब भी एनर्जी इमिट होती है और एब्जॉर्ब्ड, या जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल्स कॉल्ड क्वांटम, यानी स्पेसिफिक बंडल्स, स्पेसिफिक पैकेट्स, स्मॉल स्पेसिफिक पैकेट्स, डेफिनिट एनर्जी बंडल्स, डेफिनिट एनर्जी पैकेट्स, उन्हीं को हम कहते हैं क्वांटम। याद रखा, अगर किसी सोर्स से एनर्जी निकलती है या अगर कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो ये डेफिनिट बंडल्स, पैकेट्स में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है या इमिट करता है, उन बंडल्स को क्वांटा कहते हैं। एंड ईच बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। अरे मेरे सामने ये बल्ब है, अब इससे एनर्जी बाहर निकलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये बंडल्स में निकलेगी, दैट बंडल्स आर कॉल्ड क्वांटम। और एक एनर्जी बंडल को क्या कहते हैं, क्वांटम। और अगर जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के एक एनर्जी बंडल को, एक क्वांटम को फोटॉन कहते हैं। आई बात समझ में? यह पहला पॉइंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अगर किसी सोर्स से अब एनर्जी निकलती है, ये निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस बंडल, उनको फोटॉन कहते हैं। तो ये जो फोटॉन है, फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, बंडल्स में, पैकेट्स में। तो इस एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
आई बात समझ में? सपोज अगर ये सोर्स है, अगर ये सोर्स बाहर देता है, इमिट करता है एनर्जी, तो ये देगा बंडल्स में, उन बंडल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। अगर ये एब्जॉर्ब भी करेगा, अगर ये एब्जॉर्ब भी करेगा तो बंडल्स में करेगा। अब ये जो फोटॉन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। आई बात समझ में? और इस फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करो तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। सो प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, यहां आया कांस्टेंट एच और यहां है बेटा फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन बेटा आपको याद रखनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या होती है? इट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन। It is energy of photon. It is energy of one photon. It is energy of one quantum. ठीक है। अब देखो जो ये H है ना बेटा, यहां पे ये H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या होता है यहां पे? H is Planck's constant. It is Planck's constant. और याद रखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये याद रखिए, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। ठीक है बच्चा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। अब देखिए मैं फिर से बताऊं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी। इस थ्योरी ने कहा जब भी एनर्जी किसी सोर्स से निकलती है या जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो बंडल्स में एब्जॉर्ब होती है, बंडल्स में निकलती है। उन बंडल्स को क्वांटा कहते हैं, एक बंडल को क्वांटम कहते हैं, और अगर हम लाइट की बात करेंगे तो उस एक एनर्जी बंडल को फोटॉन कहते हैं। एक फोटॉन की एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी बेटा ज्यादा होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से मैं बता देता हूं, देखो ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कहता हूं, E एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपकी वैल्यू मैं अभी बताया। ये जो न्यू होता है ना फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा इज द वेवलेंथ। तो अब बताओ अगर आप ये न्यू का वैल्यू यहां पुट करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर आएगा? एच सी अपॉन लेमडा। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। अगर आपको कल को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये दो बेटा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए। मैं यहां पे बता दूंगा लिस्ट, दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। यहां से बेटा आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको क्या किया जाएगा? आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी दी जाएगी फोटॉन की, आपको एनर्जी निकालनी होगी। आपको वेवलेंथ दी जाएगी, आपको एनर्जी निकालनी होगी। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो ये होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? अब बात समझिएगा। से फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स लिए मैंने, एक्सटर्नली मैंने इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब सपोज करते हैं ये जो प्लेट है यहां मैंने ये इलेक्ट्रॉन लिया। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रेस्ट पे, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इसकी कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मैं बैटरी को ऑन करता हूं और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करूंगा बेटा? यहां पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट सेटअप करता हूं। जैसे आप बैटरी को ऑन करोगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखोगे? 1 वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, और जब ये एक्सेलरेट हो जाएगा इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। एक इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हो जाएगी जब उसको एक्सेलरेट किया जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे? दैट मच काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है, energy gained by an electron when it is accelerated from rest through a potential difference of 1 electron volt। समझो ये इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट पे है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेट करूंगा और इसको एक्सेलरेट करवाऊंगा। जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? दैट्स कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1
इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप किया था 1 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट क्या होता है आपका जूल होता है, सो 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, गेन हो जाएगी जब उसको एक्सेलरेट किया जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ उसके बाद क्या है, एक और टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ लीजिएगा जल्दी से। देखिए बेटा, मैं आपको समझाता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। मान लीजिए ये जो है ये एक मेटल सरफेस है, मान लीजिए सोडियम मेटल, सीजियम मेटल, पोटेशियम मेटल, कोई भी मेटल, ये सरफेस है। ऑब्वियसली सरफेस पे एटम्स होंगे, सरफेस एटम्स, उन एटम्स में वैलेंस शेल्स होंगी, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं इस पे फोटॉन्स डाल देता हूं, एच न्यू का मतलब फोटॉन, एनर्जी बंडल। यह क्या हो जाएगा, ये जो फोटॉन है जब ये मेटल सरफेस पे पड़ेगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी अच्छी होगी, ज्यादा होगी, तो जो यहां सरफेस पे एटम होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसको बाहर निकाल सकता है। अगर ऐसा हुआ कि आपने यहां से फोटॉन्स डाले, देखो अगर ऐसा हुआ, ये मेटल सरफेस है, ये मेरा हाथ जो है मेटल सरफेस है, यहां फोटॉन आया, अगर वहां से फोटॉन आया, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये यहां सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो फिर इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो जाना जब फोटॉन मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, ऐसे समझो, सपोज ये मेटल है, सीजियम मेटल है, यहां से फोटॉन्स आए, जब ये फोटॉन्स इस सीजियम मेटल पे पड़े तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे, तो ये सीजियम एटम के, जो ये सीजियम मेटल का सरफेस है, ये मान लीजिए ये है सीजियम मेटल का सरफेस, इस पे मेटल एटम्स होंगे सरफेस पे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन, जब यहां से फोटॉन आएगा, एनर्जी बंडल आएगा, वो इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इस इमिशन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने यहां पे डिफाइन किया हुआ है क्या, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फॉल्स अपॉन मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई बात समझ में। और यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ी, फोटॉन पड़े, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को आपने निकाला, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट के थ्रू मूव करवाया, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। आई बात समझ में। ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स वाला भी और 5 मार्क्स वाला भी। तो जब मेटल के सरफेस पे फोटॉन्स पड़ेंगे मगर सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस फिनोमेनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो वह इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और अगर उसको सर्किट के थ्रू हम भेज देंगे, द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॉल्ड एज फोटो करंट। नाउ one of the most important point, photoelectric effect is an instantaneous process. Photoelectric effect is an instantaneous process. इसका मतलब देखो, instantaneous का मतलब यहां से मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ी, यहां पड़ी लाइट, यहां इलेक्ट्रॉन निकले, यानी देयर इज नो टाइम गैप, देयर इज नो टाइम लैग। आप समझ में आई ना बात। सपोज ऐसे समझो, अगर ये मेटल सरफेस है, जैसे ही यहां फोटॉन पड़ा,
वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है विद इन अ टाइम गैप ऑफ 10⁻⁻8 सेकंड्स। ये तो कुछ नहीं है, यानी 1 सेकंड के आप इतने हिस्से करो, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने हिस्से करो। अब वो क्या टाइम गैप है, कुछ भी नहीं। ऐसी प्रोसेसेस को इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब कोई भी टाइम गैप नहीं है। एज सुन एज फोटोन फॉल्स ऑन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स नॉक्ड आउट। दूसरी बात, one photon can eject only one electron, यानी अगर एक फोटॉन आया, वो फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन पे पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, बस खत्म, फोटॉन की एग्जिस्टेंस खत्म। ऐसे मान लो ये लड्डू है, खा लिया, लड्डू खत्म, सीधे गया इधर। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब उस पर फोटॉन पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी बंडल को एब्सॉर्ब करता है, फोटॉन की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। अब समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो एक फोटॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। आई बात समझ में? एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, एक फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकता। इसका मतलब जितनी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा पड़ेंगे मेटल सरफेस पे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा पड़ेंगे मेटल के सरफेस पे, उतने वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे और उतनी फोटो करंट ज्यादा होगी। तो हमने यहां पे नोट किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉइंट। आप देखिए, यहां देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है, जितने फोटॉन्स मेटल सरफेस पे पड़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उतनी करंट तो ज्यादा होगी। तो अगर हम यहां पे एक ग्राफ भी डालेंगे, यहां पे फोटो करंट और यहां पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा स्ट्रेट लाइन। जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतनी फोटो करंट भी बढ़ेगी। सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फोटॉन नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं? और भाई फिर कहां से निकालोगे? नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां पे देखना है, ओनली दोज फोटॉन्स कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात सिंपल है, बात सिंपल है। सारे फोटॉन्स जो भी आएंगे वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, बल्कि जो फोटॉन स्ट्राइक करेगा उसके पास उतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी और सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी फोटॉन के पास होनी चाहिए? फोटॉन देखो ये फोटॉन है, ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी इस फोटॉन के पास होनी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है? दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज मैं आपको ऐसे समझाता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। सपोज करते हैं ये, ओके एक सेकेंड, सपोज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन है। इसको निकालने के लिए आपको चाहिए 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहां आया फोटॉन, उसके पास है 50 हर्ट्ज। बताओ क्या ये निकालेगा इसको? अरे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन जो फोटॉन आया उसके पास 50 हर्ट्ज है, ये इसको नहीं निकाल सकता। हां, अगर इसके पास 101 हर्ट्ज है तो ये इसको निकाल सकता है। मिनिमम कितनी चाहिए? 100 मिनिमम। अगर 100 से कम होगी, 99 हर्ट्ज भी होगी ना इस इनकमिंग फोटॉन की, तो नहीं निकलेगा। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन के पास होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को ये निकाल सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject a photoelectron from metal surface is known as threshold frequency। बात समझ गए ना मेरा बच्चा? तो याद रखिए, सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, सिर्फ वही फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक लिमिट है, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा आप यहां पे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, तो थ्रेशोल्ड नीट है। अगर आप 12th पास है, नीट क्वालिफाई नहीं करगे तो आप एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे।
तो जो ये नीट का एग्जाम है, ये एक थ्रेशोल्ड, ये बैरियर है, इसको क्रॉस करो तो आप बन सकते हो। इसी तरह से फोटॉन आया, फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, लेकिन कब? जब इस इनकमिंग फोटॉन के पास उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। Now, one more important point. The kinetic energy of photoelectron. The kinetic energy of photoelectron is directly proportional to frequency of incident radiation. Kinetic energy is independent upon intensity of radiation. देखो सिंपल सी बात है, आप समझना मेरी बात को। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यहां फोटॉन आया। सपोज ये मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, यहां फोटॉन आया। सपोज करते हैं इसके पास जो इनकमिंग फोटॉन है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज दैट इज 500 हर्ट्ज। बात को समझना, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए 100 हर्ट्ज चाहिए, ठीक है? तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। यहां बचा कितना? बचा 400 हर्ट्ज, ऐसे समझ लो। तो वो 400 हर्ट्ज जो है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा, ठीक है ना? अब अगर सपोज फ्रीक्वेंसी इस इनकमिंग फोटॉन की, जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अगर उसकी 1000 है, 1000 हर्ट्ज, सपोज 100 लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी जो 900 हर्ट्ज बची ना, वो तो काइनेटिक एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा ना। मतलब ये कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये है बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इनकमिंग फोटॉन आया, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना बेटा इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आपको समझ आई ना मेरी बात? तो जो फोटॉन, देखो, जो फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, जितनी इस फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अरे ये ऐसे है कि आप स्टैटिक बैठे हो, पीछे से धक्का आया, जितना धक्का ज्यादा आएगा पीछे से, उतना आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। अच्छा, ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने फोटॉन्स पीछे से आ जाएंगे। यहां से फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही फोटॉन की जरूरत है। ये एक ही फोटॉन को एब्जॉर्ब करके निकलेगा। तो अगर यहां 50-100 भी आ जाएंगे, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जो फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस पर डिपेंड करेगा। समझ गए? तो हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां है एक टर्म वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? व्हाट इज वर्क फंक्शन? सी बच्चा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं व्हाट्स वर्क फंक्शन। इधर देखिए, सपोज करते हैं ये कोई मेटल सरफेस है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन है। अब समझ लीजिएगा बात को अच्छे से। यहां आया फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी h/e, ठीक है? सपोज ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी। ये जो फोटॉन की एनर्जी है ना, ये दो तरीकों से यूटिलाइज होती है। एक पोर्शन इस एनर्जी का, एक पोर्शन इलेक्ट्रॉन को सिंपली बाहर निकालेगा, नॉकआउट करेगा। ये मान लीजिए सपोज ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसको बस ऐसे नॉकआउट करेगा, इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, सिंपली नॉकआउट, बाहर निकालेगा। देखो यहां से जो ये फोटॉन आया, अगर इसकी टोटल एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कुछ पोर्शन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा, सिंपली नॉकआउट करने में, और जो बाकी एनर्जी बची वो इसको प्रोवाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स जो यहां से फोटॉन आया, उसके दो हिस्से आ जाएंगे। एक हिस्सा लगेगा इलेक्ट्रॉन को सिंपली नॉकआउट करने में, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और जो दूसरा पोर्शन बचेगा वो इस फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, फोटॉन की एनर्जी का कितना पोर्शन इलेक्ट्रॉन को सिंपली नॉकआउट करने में लगता है, दैट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। या ये मेटल है, इस मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को सिंपली नॉकआउट करने के लिए, निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट्स कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। सो द डेफिनेशन इज minimum energy required to knock out an electron from metal surface is called a work function. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी लगेगी, that's called as
वर्क फंक्शन, फिर जो बाकी बचेगा दैट गिव्स काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, सी इधर देखिए, आप इधर देखिए बेटा, से फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यहां आया फोटोन, उसकी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी इसको यहां निकालने में, ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी जो इस इनकमिंग फोटोन का बचा वो कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगा। आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है ना। तो मैं फिर से कहता हूं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी यानी ये सरफेस है, यहां से ये फोटोन आया, ये जो फोटोन है सपोज इसकी टोटल एनर्जी है एच न्यू, इसकी टोटल एनर्जी है एच न्यू, इसमें से कुछ एनर्जी लगेगी इसको निकालने में, नॉकआउट करने में, दैट्स कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। बाकी इसको क्या देगी काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे एच न्यू, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, and work function is represented as h nu naught. H is work function and nu naught is threshold frequency plus kinetic energy को 1/2 of mv स्क्वायर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इक्वेशंस बेटा आप याद रखो, ठीक है, ये याद रखो।